नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बात इन दिनों इजराइल और ईरान की हो रही है। ईरान ताबड़तोड़ हमला किए हुए है, लेकिन अगर ये बात कहूं तो लगता होगा कि ईरान ने क्या कहर बरपा दिया है, क्या गलत काम कर दिया है। लेकिन गलती नहीं, ईरान खुद को यहाँ बचाने की कोशिश में है। और इजराइल सबसे पहले हमला बोला था इजराइल ने, लेकिन इजराइल अभी बैकफुट पर नजर आ रहा है। इजराइल, ऐसा लगता है कि अमेरिका के बल पे, उसके शह पे वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पैर पीछे खींचा, इसके बाद से इजराइल बैकफुट पर नजर आ रहा है। लेकिन आगे की कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भारत में अब विपक्ष के नेता जो हैं वो अब मुखर हो रहे हैं, और उसमें भी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष जो सोनिया गांधी हैं, सांसद भी हैं, आप जानते हैं। सोनिया गांधी ने आज एक आलेख लिखा है, और बहुत ही ज़बरदस्त आलेख है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम भी इसकी चर्चा क्यों ना करें। जब बात ईरान और इजराइल की हो रही है, तो बात आज सोनिया गांधी की भी करें। और सोनिया गांधी और इन तमाम मसलों पे चर्चा के लिए हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत इस जी। पॉडकास्ट में। और हम लोग हमेशा अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते ही हैं, और आज बात हम लोग सोच ही रहे थे कि इस पे एक पॉडकास्ट और करें। लेकिन देखिए, एक इम्पॉर्टेंट मसला आ गया है। सोनिया गांधी ने यहाँ एक आईना दिखाने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि आप अभी भी चेत जाइए, हमारी लेगेसी क्या रही है, हमारी धारा क्या रही है, डायरेक्शन क्या रहा है, और आप किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। बिल्कुल। और सोनिया गांधी का लेख द हिंदू में आया है जी एडिटोरियल पेज पे, और उन्होंने बेसिकली भारत की विदेश नीति की याद दिलाई है मोदी साहब को, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा फिलिस्तीन के अधिकार को और टू नेशन थ्योरी को मान के चलती है। जी इसराइल के पक्ष में भले ही अब्सटेन किए हों, लेकिन इसराइल के पक्ष में मोदी सरकार ने भी कभी वोट नहीं दिया है यूनाइटेड नेशंस में। ये भारत की पॉलिसी रही है। ईरान हमारा सांस्कृतिक दोस्त है, रणनीतिक दोस्त भी है, सांस्कृतिक दोस्त भी, जो सोनिया गांधी ने याद दिलाया। और हमारे गाढ़े वक्त में जी इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ न्यूज़ पॉइंट में भी, कि पाकिस्तान जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कश्मीर को उठाता था तो ईरान उसमें हमारा भारत का साथ देता था। और ये बड़ी बात थी, जी क्योंकि एक इस्लामिक देश अगर कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दे तो ये बड़ी बात थी। ईरान ने इसको सोनिया लगातार गांधी किया। ने इस मसले पे जो लिखा है, मैं जरा पढ़ के सुना जी देता जी हूँ। जी जी सोनिया गांधी लिख रही हैं कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है, और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव रहा है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। और इसके बाद लिखती हैं कि ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को पूरी तरह पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, और कोई जवाबदेही नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास में इजराइल पर जो हमला किया गया था, उसकी कांग्रेस ने निंदा की थी, लेकिन साथ ही हम इजराइल की क्रूर कार्रवाई पर चुप नहीं रह सकते हैं। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। 55,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे परिवार, मोहल्ले और यहाँ तक कि अस्पताल तक नष्ट कर दिए गए हैं। गज़ा भूखमरी की कगार पर है, और वहाँ की आम जनता वो दर्द झेल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस मानवीय संकट के समय में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की टू स्टेट सॉल्यूशन की प्रतिबद्धता को लगभग पूरी तरह छोड़ दिया है। एक ऐसा समाधान जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन इजराइल के साथ सुरक्षा और सम्मान के साथ मिलकर रह सके। ये बात यहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, जी लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें दो बातें जो हैं, जो आप कह रहे थे, उसी को मैं यहाँ थोड़ा और उनकी भाषा में यहाँ रख रहा था। कि एक तो 1994 में जब ईरान ने हमारा साथ दिया यूएनएचसीआर में जम्मू कश्मीर को लेकर, जी। ये एक इम्पॉर्टेंट मसला। दूसरा, अभी 7 अक्टूबर 2023 से जब गजा पर हमला बोला है इजराइल ने, और उसके बाद भर्त्सना की है कांग्रेस पार्टी ने, और खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। और सोनिया गांधी कह रही हैं कि हमारी नीति आखिर है कहाँ, टू स्टेट। एक और बहुत खास बात सोनिया गांधी के लेख में है, जी और हमारे दर्शकों को भी इस बात को समझना चाहिए कि देखिए, विदेश नीति राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला है। जहाँ राष्ट्रीय हित है, विदेश नीति वही है। जी
उसमें भावना काम नहीं आती, उसमें आपकी अपनी विचारधारा पसंद नापसंद नहीं काम आती। राष्ट्र का हित कहाँ पे है? अब सोनिया गांधी ने जो रेखांकित किया बड़ी मज़ेदार बात है, और इसलिए मैं दर्शकों से कह रहा हूँ बहुत सारा सोशल मीडिया पे वो कंज्यूम करते हैं चीज़ें। जी। शाह का ईरान, हाँ। यानी आयतुल्लाह खुमैनी के पहले का जो ईरान था वो पाकिस्तान का पार्टनर था। 71 और 65 की लड़ाई में उसने पाकिस्तान का साथ दिया था, क्योंकि वो अमेरिका का पिट्ठू था। बिल्कुल शाह। हाँ। जिनके अभी ग्रैंडसन अमेरिका में हैं, जिनको अमेरिका अभी इंस्टॉल करना चाहता है वहाँ पे। जब आयतुल्लाह खुमैनी आया, अब आयतुल्लाह खुमैनी की इमेज भारत में सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी अजीब सी है, लेकिन खुमैनी का ईरान और अब जो खमनेई है उनके बाद के, जी। इन दोनों का ईरान यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद का ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। कश्मीर पे नहीं दिया, करगिल वॉर पे नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। तो ये भी सोनिया गांधी ने रेखांकित किया, मजेदार बात है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 71 और 65 के युद्ध का जिक्र करते हुए जो अभी आप कह रहे हैं उसका जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने ये लिखा है कि उस समय और उसके बाद लेकिन 79 से जैसे ही जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ जो हुआ, इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद खुमैनी आते हैं, खुमैनी के बाद फिर खामनेई आते हैं, और एक संबंध हमारा जो पुराना संबंध था वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा है। और ऐसे में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी, आपको ये क्लियर करना होगा कि, और खुले तौर पे कह रही हैं सोनिया गांधी कि हमको ईरान का साथ देना चाहिए। भले अलिखित है, लेकिन उसको पढ़िए तो ये समझ में आता है कि हमारी नीति क्या कहती है। हमारी नीति, उसमें भी गुटनिरपेक्षता की भी बात उन्होंने कही है, स्वतंत्र आवाज की बात कही है उन्होंने। ये भी कहा है कि हम जो स्वतंत्र नैतिक सिद्धांतों की बात उन्होंने कही है। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि भारत की आवाज़ सुनी जाती दुनिया में जी। बहुत दूर तक। बहुत सारे मसलों पे भारत की राय, भारत ने दिशा मोड़ी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। और जब इतना बड़ा मामला चल रहा है जी। वो भारत की, या जिसको मैं कहूँ भारत तो क्या कहना, नरेंद्र मोदी सरकार की जो खामोशी है, ये देश हित में नहीं है। स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए। और जो हमारी दशकों से विदेश नीति है, जो मोदी सरकार की भी है, जी। मैं याद दिला दूं कि यूनाइटेड नेशंस के कैंपस में फिलिस्तीन का झंडा फहराता है। वो झंडा मोदी सरकार के समय ही वो प्रस्ताव आया, मोदी सरकार ने ही उसको स्पॉन्सर किया यूएन में, जिसकी वजह से फिलिस्तीन का झंडा है यूएन कैंपस में। तो ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी है, घोषित विदेश नीति है। तो मोदी साहब को क्या दिक्कत है इस घोषित विदेश नीति के साथ में बोलने की? क्यों खामोशी है? उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि भारत की विदेश नीति और मोदी साहब की मुस्लिम विरोध की राजनीति, इनमें टकराव है। मोदी साहब दिखना नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वो फिलिस्तीन या ईरान के पक्ष में है। दूसरे ढंग से कहिए तो ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये जी, नहीं दिखना चाहते। तो इनकी जो अपनी ट्रोल आर्मी है, वो उस ट्रोल आर्मी को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये बिल्कुल वैसे ही मामला है कि जैसे विजय शाह के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जिसने भारतीय सेनाओं की संयुक्त सेनाओं की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या मोदी साहब को मालूम नहीं पड़ा कि उसने क्या नहीं कहा? दुनिया भर की बातें वो भाषणों में बोल देते हैं अखबारों की, तो ये उनको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ मुझे जो कई बार खटकती है कि आप इज़राइल का साथ देखकर ये ज़रूर जताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम जो तुम्हारा दुश्मन वही हमारा भी दुश्मन, सांप्रदायिक तौर पे। लेकिन आप जब सऊदी अरब जाते हैं, प्रिंस से मिलते हैं, जब आप यूएई जाते हैं और खुले तौर पे आप गले मिलते हैं, उस समय आपका ये एथिक्स कहाँ चला जाता है? जब आप कतर जाते हैं तब कहाँ चला जाता है?
ये सवाल उनके लोगों से, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से। और इजराइल को, राजीव जी, जब इजराइल को ज़रूरत पड़ी कि दुनिया से दोस्ती की जाए, तो उसने फॉर्मूला क्या निकाला? उसने फॉर्मूला निकाला अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड, हाँ। अब अब्राहम अकॉर्ड में क्रिश्चियनिटी है, उसमें इस्लाम है, उसमें इजराइल भी आता है, जूडाइज्म भी आता है, जी। तो यहूदी लोग भी आते हैं उसमें। तीनों का उद्गम स्थल वैसे भी यरूशलेम तो है ही। यरूशलेम है। जी। वहाँ पे तो भारत नहीं है, नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है वहाँ पे। तो इजराइल को जब दोस्ती का करना होता है तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नहीं हैं, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े? उससे क्या आपको पैकेजेस मिलता है इसलिए? वही है, कह सकते हैं कि पैगासस है। जी। बहुत दूसरे, और मतलब कोई भी हाँ, ये जो है। किसी मुस्लिम देश के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, वो हमारा दोस्त है। ये कोई पैमाना विदेश नीति का नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता प्रशांत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए देखिए हमारी स्टेटस पॉलिसी रही है। आपको याद होगा कि यासिर अराफात को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा ऑलमोस्ट दिया था नॉर्दर्न मूवमेंट में, उनको जब इंदिरा गांधी ने बुलाया था। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो हो रहा है, और जो जिसको कहा जाए कि ट्रंप ने उनको धोखा दे दिया, नेतन्याहू को फंसा दिया। नेतन्याहू ने दुनिया भर को फंसा दिया और नेतन्याहू को ट्रंप ने फंसा दिया कि आप लड़ो, मैं आता हूँ, और फिर कहते कि मैं नहीं आता हूँ। तो ये भी बड़ी एक विषम स्थिति जो है दुनिया के सामने बनी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो अमेरिका के सामने विकल्प है, मुझे लगता है कि अमेरिका को देर सवेर इसमें देखिए आना पड़ेगा। वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, उनकी मजबूरियाँ क्या हैं। मजबूरी उनकी, उनका मेगा जो वो है मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, वो ईरान के साथ वॉर में नहीं जाना चाहती। उनकी कैबिनेट नहीं जाना चाहती, काफ़ी कैबिनेट, काफ़ी अगले साल इलेक्शन भी है। अगले साल वहाँ पे दोनों सदनों के चुनाव है। जैसे हमारे राज्यसभा के होते तो उनके दोनों सदनों के चुनाव होते हैं, 1/3 चुनाव हर 2 साल बाद होते हैं। और 3 सीनेट में 3 की मेजॉरिटी है केवल रिपब्लिकन पार्टी की, तो वो निकल जाएगी तो मुश्किल होगी। तो इसलिए ट्रंप साहब डिले कर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आ रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में भी आ रही हैं कि जेडी वेंस भी बहुत खुले रूप से ईरान के खिलाफ जाने को नहीं है। लगातार चर्चा चल रही है। अगर आप याद कीजिए, इन्होंने कहा कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है जी। तो इसमें खबर तो यही आ रही है कि जेडी वेंस लगातार ईरान के संपर्क में हैं और बातचीत करने। और दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री जिनेवा में कल उन्होंने बैठक की है जी। और उन्होंने खासकर जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ, यूरोपियन यूनियन के भी विदेश मंत्री के साथ में, और वहाँ जो बातचीत हुई है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि इजराइल जो हमारे ऊपर ज्यादती कर रहा है, सबसे पहले उसे रोके। और हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम अपने परमाणु कार्यक्रमों का विस्तार नहीं कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं बना रहे हैं, और ये जग जाहिर है। उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगा के अगर आप ये कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि वहाँ अगर इजराइल ने हमला बोल दिया और किसी भी ढंग से जो फोर्दो है वहाँ पर अगर ब्लास्ट कर दिया गया, बंकर ब्लास्ट कर दिया गया, तो रेडिएशन से दिक्कत आएगी मिडिल ईस्ट में। दुनिया तबाह, खासकर मिडिल ईस्ट की तबाही मच जाएगी। तो वो नहीं होना चाहिए। और नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट वही है। तो बात कौन किसकी सुने, बात। हाँ, एक चीज़ और जोड़ दूं, अपने लोगों के लिए चर्चा में ज़्यादा आसान होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जाएं तो किधर जाएं? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार भी चाहिए। जब पाकिस्तान शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाता है तो वो लंबी चिट्ठी लिख देते हैं, कहते हैं मैंने ये करवाया, कांगो और रवांडा में भी समझौता करवा दिया। भारत पाकिस्तान में 17वीं बार कह रहे हैं
कि समझौता करवा दिया। पाकिस्तान खुल के कह रहा है कि हाँ हम हमारे बीच उसने समझौता करवाया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब लड़ाई करवाएं या समझौता करवाएं? करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजीव जी, इससे बड़ा चुटकुला क्या होगा, इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि पाकिस्तान शांति पुरस्कार, विश्व शांति पुरस्कार किसको दिया जाए उसकी सिफारिश कर रहा है। पाकिस्तान का जनरल कर रहा है, जी, फील्ड मार्शल। फील्ड फील्ड मार्शल है फील्ड मार्शल है, बिल्कुल। मुनीर, वो शांति पुरस्कार की बात कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। और किसको कर रहा है? जिसने पूरी दुनिया में युद्ध किए जी, हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहा है। तो इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा चुटकुला क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन ईरान में एक बात समझ में नहीं आ रही राजीव जी, हम लोग नीचे भी चर्चा कर रहे थे। ईरान की सारी मिसाइल जो तेल अवीव में जा रही हैं, जो हाइफा में जा रही हैं, जो उनके और शहरों में जा रही हैं, हाइफा में अडानी जी का भी इन्वेस्टमेंट है $1.2 बिलियन का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मिसाइलें जा रही हैं, ये कम से कम 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही हैं, और ये इराक और जॉर्डन के ऊपर से होके जा रही हैं। यहाँ अमेरिकी अड्डे हैं, तो अमेरिका क्यों नहीं, कैसे जाने दे रहा है उसको? इराक के ऊपर से जा रही हैं। 40,000 सैनिक हैं अमेरिका के गल्फ रीजन में, जिसमें इराक में जो बड़ी प्रेजेंस है उनकी, जॉर्डन में है। तो ये कैसे जा रही है मिसाइल वहाँ? तो ये अमेरिका की नीति क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, ईरान ने बड़ी तैयारी कर ली है। देखिए, इस बीच ये जो धमकियाँ मिली, तो एक तो सक्सेशन वहाँ तय हो गया है। एक बार ट्रंप साहब ने कहा कि हमको मालूम है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं। तो उसके बाद से वो बहुत सजग हो गए। तो उन्होंने 2 काम किए हैं अयतुल्लाह खमेनी ने। एक, मिलिट्री और अपना खुद का वारिस कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा अगर उनको मारा जाता है, तो 3 लेवल तक उन्होंने तय कर दिया है। और ऐसे ही मिलिट्री में भी कर दिया है कि ये मरेगा तो ये 2 चीज़ें उन्होंने तय कर दी हैं। दूसरा, अब वो जहाँ पे भी हैं, वो किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लोग जहाँ पे हैं वहाँ से वो अपने संदेश जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वे हो रहा है। यानी अब वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई में नहीं, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसे में उनको ढूंढ निकालना और उन पर हमला करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। मुश्किल है जी, सही, क्योंकि व्हाट्सएप और बहुत सारे ऐप को डिलीट करवाया है ईरान ने। और ये माना जा रहा है कि इन सब के ज़रिए जासूसी बहुत आसानी से, और व्हाट्सएप में तो पैगासस का मामला बना ही, मोसाद वहाँ कहा जा रहा है कि अपनी पैठ जमा चुका है ईरान में, और इसलिए भी शायद उसको आसानी। लोकेशन का मामला आया था राजीव जी, बहुत बड़ा सीरियस गंभीर आरोप ईरान के मीडिया में भी है कि जो जनरल्स और साइंटिस्ट मारे गए उनकी लोकेशन व्हाट्सएप से गई। हालांकि व्हाट्सएप इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन व्हाट्सएप तो बहुत चीज़ डिनाई करता है। भारत में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़, अफवाहें, लिंचिंग, ये सब कुछ व्हाट्सएप के जरिए होता है। हाँ, यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है पूरी, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोगों को मरवा रही है ईरान में। तो ईरान ने इसको ब्लॉक किया है, और ये भी कहा है अपने नागरिकों को, उनके टेलीविज़न संदेश में कहा गया कि इसको अपने फ़ोन से डिलीट करें तमाम नागरिक। व्हाट्सएप को डिलीट किया गया है, वो मुझे भी ध्यान है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। लेकिन बात वहीं आती है, फिर हम अपनी इस चर्चा को थोड़ा अब जल्दी से समापन की ओर ले चलते हैं। 20 मिनट की एक शानदार चर्चा जो हम करते रहे हैं वही आगे बढ़ा रहे हैं।
बात यह है कि अब यहाँ से एक तरफ इजराइल एक तरफ ईरान है और दोनों के बीच शांति की तरफ तो बढ़ेंगे दोनों देश, क्योंकि नहीं दिख रहा है कि ये मामला और बढ़ेगा, क्योंकि ईरान के पास हथियारों का ज़ख़ीरा है। 8,000 बता रहे हैं कि मिसाइल्स हैं इनके पास, अभी लंबा चौड़ा लंबी खेप है, और इतना गेन करना, इकट्ठा करना इजराइल के लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि इजराइल 2 फ्रंट पे लड़ रहा है। पहले से पौने 2 साल से 20 महीने से लड़ रहा है वो गज़ा में हमास के खिलाफ। तो इसलिए वो खाली हो रहा है, इजराइल खाली हो रहा है। अमेरिका नहीं कूदता है इसमें, तो इजराइल को यहाँ सरेंडर करना होगा, मतलब सीज फायर के लिए आगे इजराइल की बढ़ना पड़ेगा। पॉपुलेशन को इसकी आदत नहीं है, नहीं क्योंकि है। वो इजराइल छोटा देश है। जी 2 बार सायरन बजता है, 3 मिसाइल जाती है, तो पूरा देश उनका बंकर में जाता है। बंकर भी उतने नहीं है, तो अंडरग्राउंड मेट्रो पे जा रहा है। और मैंने इजरायली मीडिया में पढ़ा एक खबर कि बंकर में एक महिला को हार्ट फेल हो गया और उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके की बहुत सारी ट्रेजिक स्टोरीज भी आ रही हैं बंकर के अंदर से। तो बहुत लंबे समय अभी तक तक उम्मीद नहीं थी कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। जी आप अभी तक फिलिस्तीन गजा पे तो आप कर रहे थे, जी, वेस्ट बैंक पे कर रहे थे, जहाँ भी। हाँ, तो इजराइल की पॉपुलेशन को इस हार्डशिप की आदत नहीं है। ईरान की पॉपुलेशन को इसकी आदत है। वो लंबा युद्ध 5 साल 6 साल 8 साल का लड़ इराक सकते के हैं। साथ लड़ा है, 8 साल लड़ा उन्होंने, वो फिर लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन को आदत है। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं कि सलूशन दुनिया को ढूंढना होगा, भारत को भी अपनी खामोशी तोड़े और सलूशन की बात करनी पड़ेगी। अमेरिका के सामने एक मजबूरी है कि अमेरिका एक तो अपनी जो मागा कंस्टिट्यूंसी है, डोनाल्ड ट्रंप उसको भी देख रहे हैं। साथ में उनका एक और डर भी है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से कहते हैं, चुनाव का उनका मुद्दा ही था, वो कहते थे इडियोटिक फॉरेन पॉलिसी है, बाहर जाके लड़ना, और कॉफिन यहाँ पे आते थे सैनिकों के। 40,000 अमेरिकी सैनिक हैं जो ईरान के आसपास, अमेरिकी सैनिक हैं जो उनके अड्डे हैं। बिल्कुल। और ईरान की कैपेबिलिटी हम लोग पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं। हैं। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई अमेरिकी अड्डों पे करता है और खुदा ना खास्ता कुछ कॉफिन अमेरिका पहुंचते हैं अमेरिकी सैनिकों के, वो ट्रंप के लिए और ट्रंप की कंस्टिट्यूंसी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, उनकी पॉलिटिक्स के नुकसानदायक होगा। सही कह रहे हैं आप। बहुत इस पे और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको अगले एपिसोड में हम जिस पे चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी से हमने इस बात की शुरुआत की, और सोनिया गांधी ने अब नरेंद्र मोदी को जो कहा है इस आलेख के ज़रिए, इस आर्टिकल के ज़रिए, घंटी बजा दी उन्होंने। हाँ, घंटी बजा दी है कि जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए और एक भूमिका निभाइए, शांत बैठे। क्योंकि यहाँ अगर जिस विश्व गुरु और भारत को टॉप पे पहुंचाने की बात अगर करते थे, इससे बढ़िया मौका नहीं था प्रशांत जी भारत के पास। ये बहुत बढ़िया मौका था। आप अमेरिका परस्ती छोड़ते, आप किसी गुट में नहीं रहते, लेकिन इतना ज़रूर कहते कि चलिए उन्होंने सीज फायर करवाया, अब मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। आप ईरान से भी बात कर सकते थे, आप इजराइल से भी बात कर सकते थे। देखिए, विश्व गुरु जो है बोल्ड फॉरेन पॉलिसी से बनता है, स्टेटमेंटशिप से बनता है कोई व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। फोटो खिंचवाने से नहीं बनता विश्व गुरु। नहीं। अब मौका है कि आप, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब एक्सपोज हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए क्योंकि लोकल आके आप यहाँ भाषण दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बुलाया, लंच के लिए बुलाया, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे ओडिशा आना था। आप ये कह रहे हैं ओडिशा में जाके, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है वो समझ में आती है जी। तो खैर, ऐसी चर्चा हम और करते रहेंगे अगले एपिसोड में। फिर इस चर्चा को दोस्तों यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। और ऐसे फॉरेन पॉलिसी की बात चूंकि आज इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान और इजराइल का मामला आ गया है सामने, और एक गंभीर मामला है जो कहीं ना कहीं भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत भी अलग अलग ढंग से इसको कहें तो झेलना पड़ेगा भारत को आने वाले समय में, अगर ईरान के, खासकर ईरान पे अगर किसी ढंग की मुसीबत आती है तो। लेकिन ईरान मजबूती के साथ डटा हुआ है, और दोनों देशों में शांति बहाल हो, हमारी यही चाहत है।
आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।